तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में 3 चीज हम लोग पढ़ चुके थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इतना हम लोग देख चुके थे। ठीक है, नाउ आई वोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दोस, बट लेट अस क्विकली रिकॉल कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि इट प्रेडिक्टेड कि हर एक एलिमेंट जो है वो अल्टीमेटली एटम से बना हुआ है, राइट। एटम सबसे छोटा पार्ट है जो अनब्रेकेबल है। सो ऑल्दो अनब्रेकेबल वाला पार्ट तो इट टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स, बट एटम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट फिर भी रह गया, और वो ये था कि एटम वो सबसे छोटा यूनिट था, सबसे छोटा पार्टिकल था जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। अगर मान लो मैं बोलूं कि मैं बहुत सारा से सोडियम ले लूं और मैं बहुत सारे क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट करवा दूं, राइट। तो आखिर इस सोडियम, ये जो इतना सारा सोडियम है, जब मैं इतना सारा बोल रहा हूं तो मुझे पता भी नहीं कि इतना सारा क्या बोल रहा हूं, बट ये जो सोडियम है और ये जो क्लोरीन है जब रिएक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होगा? क्या पूरा सोडियम पूरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा कि आधा सोडियम आधे के साथ करेगा? बिल्कुल नहीं। हमें क्या पता चला अल्टीमेटली, व्हाट डिड वी कम टू नो, दैट सोडियम का जो एटम है और क्लोरीन का जो एटम है ये दोनों आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होने वाला है वो एटम और एटम के बीच की कहानी होने वाली। दिस इज व्हाई एटम्स बिकम सो सिग्निफिकेंट, क्योंकि अब जो भी बनने वाला है, राइट, जो भी रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट का में काम कौन करने वाला, उस रिजल्ट में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो कौन है? वो है एटम्स। ठीक। तो इसका मतलब हमें पहला तो एटम को समझना पड़ेगा, एटम की कहानी को समझना पड़ेगा कि एटम क्या है, किस तरह का चीज है, एटम की प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। एंड देन क्योंकि अब हम एटम के साथ खेलने वाले हैं तो हमें एटम को थोड़ा सा नामकरण भी उसका समझना पड़ेगा, उसके सिंबल्स भी समझने पड़ेंगे। तो आ जाओ, विद दिस बेसिक प्रीमाइस लेट्स क्विकली सी एंड राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स अबाउट एटम्स। आ जाओ, टॉपिक डालो एटम्स। लिखो, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, an atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. That can take part in a chemical reactions. दूसरी property, atoms are very very small in size. Atoms are very very small in size. ठीक है, I'm going to share the PDF of the book, but just to share some of the values so that you can understand कि कितना छोटा चीज है ये एटम। अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं, राइट, तो हाइड्रोजन का एटम का जो रेडियस है वो लगभग 0.037 नैनोमीटर होता है, राइट, वेयर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। ठीक है, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नंबर। ये बोल रहा है कि अगर तुम 1 मीटर स्टिक ले लो और इसके 10 to the power 9 टुकड़े कर लो। 10 to the power 9 का मतलब क्या हो गया? 10 to the power 6 is a million, 10 to the power 9 is a billion, राइट। इस मीटर स्टिक का 1 बिलियन टुकड़ा कर दो, उस 1 बिलियन टुकड़े का जो एक हिस्सा होगा उस एक हिस्से का भी 1000 हिस्सा कर दो, और उसमें से जो 37 हिस्सा होगा वो हाइड्रोजन का रेडियस होगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट सो स्मॉल अ स्ट्रक्चर। अगर मैं एटम्स की बात करूं तो हालांकि हर एटम का अपना अपना रेडियस होगा। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम
तो द स्मॉलेस्ट रेडियस इज 0.037 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब क्लियरली इतना छोटा है तो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने के लिए भी एक मिनिमम लेंथ की जरूरत होती है, माइक्रोमीटर तक दिख जाता है, बट इफ यू गो बियॉन्ड दैट इट इज नॉट विजिबल इन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स। तो इसके लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप आता है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आजकल थोड़ा बहुत हम लोग एटम को देखने लगे, राइट, एटम्स हैव बिकम विजिबल, ऑल्दो नॉट इन द विजिबल सेंस जिसको जैसे हम लोग देखते हैं उस तरह से नहीं, बट इमेजिंग वगैरह करके टेक्नोलॉजी के साथ उसको देखा जाता है। क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि ये इतना छोटा है कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख सकता। Now, as I said, we are going to play around with elements from here on. So it becomes very important कि हम लोग को बार बार एटम्स का या एलिमेंट्स का नाम लिखने की जरूरत ना पड़े। तो डाल्टन ने क्या किया, इस बात को समझ के कि हमें बार बार अब इसको यूज करना है, हम बार बार नाम यूज नहीं कर सकते, तो उसने एक सिंबल सेट ऑफ सिंबल्स बनाए। और उसने कहा आज से हम इन सिंबल्स को यूज करेंगे इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को बताने के लिए। सो आई एम गोइंग टू शो यू द सिंबल्स। आई एम अज्यूमिंग दैट डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो कम से कम एक बार देखे होगे तो आंसर कर लोगे। मतलब नोबडी शुड आस्क आइडियली कि इसका सिंबल बता दो कि डाल्टन का सिंबल क्या था ये, बट अगर पूछ लिया तो यू शुड बी रेडी। राइट, सो यू कैन सी हाइड्रोजन को दिखाने के लिए डाल्टन ने बोला एक सर्कल बनाओ, उसमें डॉट बना दो, इसको ये हाइड्रोजन होगा। सो फ्रॉम हियर ऑन, मतलब डाल्टन के जमाने में अगर किसी ने ऐसा बना दिया तो उसका मतलब उसने हाइड्रोजन बनाया, राइट। सिमिलरली अगर किसी ने बोल्ड डॉट बना दिया, डॉट बनाया और उसको पूरा भर दिया तो ये कार्बन हो गया, नहीं भरा तो ऑक्सीजन हो गया, फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया तो फास्फोरस हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया तो सल्फर हो गया, एंड सो ऑन। Right, so this was the first attempt by somebody to give some symbols to elements. डाल्टन साहब ने ये काम किया, जो कि बहुत जल्दी समझ में आने लगा कि इस सिंबल का कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? इसलिए क्योंकि इसको याद रखना एक अपने में एक चैलेंज है। हम काम को कम करने के लिए, काम को आसान करने के लिए सिंबल डाल रहे थे, अब हमें सबका सिंबल याद रखना पड़ेगा, और सिंबल भी देख लो एकदम अजीबोगरीब, देयर इज नो मेथड, राइट। अगर इसको कोई रटने बोल दे 100 एलिमेंट्स के लिए तो हालत खराब हो जाए। यू कैन सी देयर आर 12 एलिमेंट्स हियर, 12 एलिमेंट कोई मैं तुम्हें याद रखने बोलूं तो इट विल टेक सम टाइम। So people soon realize that this set of symbols is not going to be very useful. तो हमारे दुनिया में आए जे बर्जिलियस साहब। जे बर्जिलियस साहब ने कहा कि देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मत रखो, चीजों को सिंपल रखते हैं। और सिंपल रखने का तरीका उसने बताया कि एक काम करो, जो भी एलिमेंट का नाम है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर को यूज कर लो, उसके फर्स्ट लेटर को यूज कर लो एज सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो बड़ा अच्छा लगा। ये इसका मतलब हाइड्रोजन को हम H से डिनोट कर सकते हैं, कार्बन को C से डिनोट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को O से डिनोट कर सकते हैं, फास्फोरस को P से कर सकते हैं, सल्फर को S से कर सकते हैं। और फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया, राइट। हालांकि इसी ऑर्डर में नहीं हुआ, बट आई एम शोइंग यू कि यहीं पे ट्विस्ट आ गया कि अगर मैं इसको फॉलो करने जाऊं तो ये P के लिए क्या लिखूं, इस प्लैटिनम के लिए क्या लिखूं, क्योंकि P ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो उसने बोला कि एक काम करो, एक और लेटर ले लो, राइट, सेकेंड लेटर भी यूज कर लो। तो इन सम ऑफ देम यू विल सी द सेकेंड लेटर इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड। फिर उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ गया, तो बोला अच्छा कोई और थर्ड लेटर यूज कर लो। ऐसे करते करते अभी जनरली द एक्सेप्टेड फॉर्म इज, हालांकि इन्हीं का हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, एक्सेप्टेड फॉर्म ये है कि फर्स्ट लेटर लिख लो इस बात को, राइट। मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स ये है, इसको लिख लो डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। और अब मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं।
तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, बेसिकली यू विल हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है। थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम, क्योंकि अब नाम से रिलेट कर रहा है, बट फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मॉडर्न सिंबल क्या बोलते हैं, जो कि जे बर्जिलियस साहब के ही दिए हुए फॉर्मेट पे डिपेंड होके बनाया गया। ये बोलता है, लिख लो, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और the first and another letter of its English or Latin name of its name of the English or Latin name of the element। ठीक है, तो उन्होंने एक जनरल तरीका बता दिया इसको करने का। उन्होंने बोला कि एक काम करो, फर्स्ट लेटर यूज कर लो। कभी कभी फर्स्ट लेटर में अटक जाओगे, जैसे अभी हम प्लेटिनम के लड़के थे, उस केस में फर्स्ट लेटर के साथ कोई और लेटर भी यूज कर लो, बट फिर भी तुम्हारा काम आसान होगा, उसको याद रखना आसान होगा। देन क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी डिस्कवरी जो है वो इंग्लिश बेस्ड जगह में नहीं हुआ था, लैटिन वैटिन में हो रहा था, वो नाम वो लोगों ने दे रखा था, राइट, जिनको बाद में इंग्लिश नाम दिया गया या इंग्लिश का नाम पड़ा, तो उस केस में लैटिन नेम को भी यूज कर लिया गया इसी चक्कर में। सो वी विल क्विकली सी कि इस तरह से नेमिंग कैसे किया गया और आज के दिन में उसका क्या इंपैक्ट है। सो फर्स्ट वी विल सी कि जो सिंबल्स डिराइव किए गए, सिंबल्स डिराइव फ्रॉम इंग्लिश नेम्स, राइट, जो जो इंग्लिश नेम था उस समय, एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम था उससे डिराइव किया हुआ सिंबल। सो आई एम गोइंग टू गेट द नेक्स्ट वन व्हिच इज दिस। राइट, ये सारे तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट यू कैन ऑलरेडी सी दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी नाउ इजियर देन ट्राइंग टू रिमेंबर द सिंबल्स गिवन बाय डाल्टन। तो देखो यहाँ पे जितने एलिमेंट्स है उन सब का सिंबल जो है वो या तो फर्स्ट लेटर है या फिर फर्स्ट लेटर के साथ कोई एक और लेटर, जैसे हीलियम के केस में HE ले लिया, सेकंड लेटर ले लिया, राइट। लिथियम के केस में L ले लिया और सेकंड लेटर ले लिया, तो लिथियम हो गया। बोरॉन फर्स्ट लेटर में हो गया, कार्बन फर्स्ट लेटर में हो गया, नाइट्रोजन फर्स्ट लेटर में हो गया, ऑक्सीजन फर्स्ट लेटर में, ये फर्स्ट लेटर, ये फर्स्ट लेटर। फिर नियॉन आया तो ऑलरेडी नाइट्रोजन यूज हो चुका था इसके लिए, तो N यूज नहीं कर सकते, तो N के साथ E भी यूज कर लिया, N यूज कर लिया। सो नाउ बेसिकली यू कैन सी जितने भी नाम है एलिमेंट्स के, उनके सिंबल्स का जो उनका जो सिंबल है वो आइदर फर्स्ट लेटर है या फर्स्ट लेटर के साथ कोई और लेटर है। जनरली सेकंड लेटर होता है, बट अगर सेकंड लेटर नहीं है तो कोई और लेटर, जैसे मैग्नीशियम के केस में देख सकते हो, मैग्नीशियम इज नॉट Ma बट Mg, तो फर्स्ट लेटर लिया और उसके साथ थर्ड लेटर ले लिया, राइट। इसमें कोई रूल नहीं है, डोंट इवन ट्राई एंड फाइंड कि क्या रूल यूज करेंगे कि अगर कब सेकंड लेटर होगा कब थर्ड लेटर, कोई रूल नहीं, राइट। दीज आर ऑल हिस्टोरिकल थिंग्स, जब जिसको जैसा मर्जी पड़ा लगा, हाँ ऐसा चल रहा है चलने दो। मैग्नीशियम में लगा कि G का वेट ज्यादा आ रहा है तो मैग्नीशियम रख लो, ठीक है। डोंट इवन ट्राई एंड फाइंड, मतलब उसको जो मिलेगा वो भी किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। सिमिलरली जैसे मैंगनीज है, राइट, तो मैंगनीज में अब मैग्नीशियम का समझ सकते हो कि क्यों प्रॉब्लम हुआ रहेगा, मैग्नीशियम में भी Ma और मैंगनीज में भी Ma, तो बोला कि A रखने की जरूरत ही नहीं है, मैग्नीशियम के लिए Mg रख दो और मैंगनीज के लिए Mn रख दो, जो पहले आता है, राइट। यहाँ पे देख लो N पहले आता है, यहाँ पे G पहले आता है। आई एम नॉट सेइंग दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, बट हमें तो अल्टीमेटली नाम याद रखना है। तो लॉजिक क्या दिया गया कि जो भी इंग्लिश नेम्स है, दीज आर ऑल इंग्लिश नेम्स बाय द वे, राइट, ये जितने सारे थे ये उस समय चलन में जो इंग्लिश के नेम्स थे वो थे, राइट। हाइड्रोजन को इंग्लिश में हाइड्रोजन कहा जाता है, हीलियम को इंग्लिश में हीलियम कहा जाता है, एंड सो ऑन। तो जितने इंग्लिश नेम्स थे उसका फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट एंड सम अदर लेटर, जनरली सेकंड लेटर, और अगर सेकंड नहीं होता तो थर्ड लेटर, कभी कभी जनरली थर्ड में ही खत्म हो जाता, इस तरह से किया गया। सो यू शुड नो ऑल द names of the elements along with their symbols, that is the whole point। मैं भेज दूंगा एक पीरियोडिक टेबल, मैंने पहले भी भेजा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में तुम्हें सारे एलिमेंट्स विद सिंबल्स मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द होल टेबल राइट नाउ, बट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन शुड बी नोन। जैसे जो मैंने अभी भेजा, ये 26 तो आना ही चाहिए, इसके अलावा भी और आने वाले हैं। तो ये हो गया पहला जो इंग्लिश नेम से डिराइव्ड है। सिमिलरली मैंने कहा कि हमने
एक्सेप्ट किया कि हमारा मॉडर्न सिंबल में क्या होगा, फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ आइदर इंग्लिश या फिर लैटिन। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका लैटिन नेम ज्यादा प्रसिद्ध था जिनका लैटिन नेम ज्यादा चलन में था। तो जिनका लैटिन नेम ज्यादा चलन में था उनका नेमिंग भी लैटिन, उनका सिंबल भी लैटिन वाला नेम ही ले गया, राइट। सो लेट्स सी व्हिच आर दोस। सो यू कैन सी यहाँ पे, तो सोडियम जैसे, राइट, सोडियम जो इंग्लिश नेम है इसका सोडियम, जो इसका चलता हुआ नेम था उस समय वाज नाइट्रियम, जो कि लैटिन नेम है। तो इसीलिए इसका सिंबल जो है वो Na पड़ गया। सिमिलरली पोटेशियम का नाम था कैलियम, तो इसका K पड़ गया, राइट। सो यू कैन सी ऑल दीज इंग्लिश नेम्स से ज्यादा फेमस उस समय या तो ये नाम था ही नहीं, या फिर फेमस ज्यादा था लैटिन नेम, तो या फिर जिसने डिस्कवर किया उसने अपना लिख दिया। तो जितने भी लैटिन नेम थे उनसे ये बना, राइट। तो कॉपर हो गया क्यूप्रम, सिल्वर हो गया अर्जेंटिनम, गोल्ड हो गया ऑरम, मरकरी हो गया हाइड्रोजन, लेड हो गया प्लम्बम, टिन हो गया स्टैनम एंड सो ऑन। तो अब इनके नाम, ये जो नाम है, इस नाम के हिसाब से अब सिंबल पड़े। तो देख सकते हो सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K, आयरन के लिए Fe फेरम का, कॉपर के लिए क्यूप्रम Cu एंड सो ऑन, राइट, अर्जेंटिनम Ag, ऑरम गोल्ड, राइट। तो इस तरह से Hg, Pb, Sn एंड सो ऑन। तो एक सेट ऑफ नाम पड़ा जिन इंग्लिश नेम से, और एक सेट ऑफ नाम पड़ा लैटिन नेम से। और क्या चूज किया हमने, पहला लेटर अलॉन्ग विथ सम अदर लेटर, ठीक। तो या तो सिंबल में एक लेटर होगा, जैसे ये एक लेटर वाला हो गया, या फिर दो लेटर होंगे जैसे ये बाकी सारे होंगे। यहां भी देख सकते हो, या तो एक लेटर होगा ऐसे वाले, या फिर दो लेटर वाले होंगे ऐसे वाले। और ये जो दूसरा लेटर है वो कौन सा लेटर चुना होगा, वो कोई भी लेटर चुन सकता है, दूसरा चुन सकता है, तीसरा चुन सकता है। यहाँ पे देख सकते हो चौथा पांचवा लेटर, He के केस में दिस इज द सिक्स्थ लेटर और फिफ्थ लेटर। तो इसमें अगेन देयर इज नो सच रूल वर्किंग, ठीक है। सो अगेन इसमें कोई साइंस नहीं है, बिलीव मी, डोंट इवन गो एंड ट्राई एंड फाइंड कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसको तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दो चीजें। एक, तुम्हें सारे एलिमेंट का नाम अलॉन्ग विद सिंबल याद होना चाहिए। दूसरा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ये कि कुछ इंग्लिश नेम्स थे, कुछ लैटिन नेम्स थे, तो कुछ का नाम, कुछ का सिंबल इंग्लिश के नेम से लिया गया, कुछ का नाम लैटिन नेम से लिया गया। नेम का क्या लिया गया सिंबल बनाने के लिए, नेम का पहला लेटर लिया गया, और दूसरे लेटर के लिए कोई भी एक और लेटर ले लिया गया। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हो, द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड द सेकंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल इन द सिंबल। सिंबल में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। तो हीलियम लिखने के लिए हम ऐसा नहीं लिख देंगे He, दिस विल बी रॉन्ग, और He, दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग। हीलियम लिखने के लिए हमेशा कैपिटल H एंड स्मॉल e। सिमिलरली नियॉन लिखने के लिए कैपिटल N स्मॉल e, मैग्नीशियम लिखने के लिए कैपिटल M स्मॉल g, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे हम एटम की प्रॉपर्टी की बात करें तो एटम का एक तो साइज हो गया, अब आते हैं एटम के मास पे, मास ऑफ एटम, ठीक है। सो इफ आई अगेन टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास है लगभग 1.673 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, या फिर 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जिस यूनिट में भी तुम चाहो, ठीक है। 1.673 इंटू 10 टू द पावर -20। So again you can see these are very very small numbers, बहुत छोटा नंबर है, 10 टू द पावर -24 का या 20 टू द पावर -27 kg का मतलब फिर वही हो गया कि 1 kg का अगर तुमने एक बाट लिया और उसको 10 टू द पावर 27 टाइम्स तोड़ा, राइट, तो उसका जो एक पार्ट होगा या 1.6 पार्ट होगा, दैट विल बी द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, व्हिच इज very 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 small. We cannot even think how small it is. सोच के बाहर की चीज। बट हमारे लिए प्रॉब्लम का चीज ये है कि हम बार बार इतने ऐसे नंबर के साथ खेलना नहीं चाहते,
right? Because sooner or later we'll have to find out mass of different atoms. We'll have to find mass of say a compound, right? जैसे मान लो किसने बोल दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, इसके एक मॉलिक्यूल का मास निकालो, तो यू कैन सी कि कितने गंदे गंदे नंबर आने वाले, राइट? कैल्शियम का खुद का मास कुछ इस तरह का होगा, कार्बन का खुद का मास कुछ इस तरह का होगा, ऑक्सीजन का खुद का मास कुछ इस तरह का होगा, और फिर इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा टू गेट द टोटल मास। तो नंबर बहुत गंदे गंदे आने वाले, राइट? गंदे इन द सेंस दैट पहला तो बहुत छोटा नंबर है, ये 10 के पावर में नंबर आने वाले, राइट? एंड वी डोंट वांट 10 के पावर में इतने छोटे छोटे नंबर, वी वांट सिंपल नंबर्स। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि तुम्हें क्या पसंद होगा ऐड करना, 1.673 into 10 to the power minus 24 plus 2.973 multiplied by 10 to the power minus 22 या 25 plus 6.7 into 10 to the power minus 23, ऐसा नंबर्स, ये नंबर ऐड करना पसंद करोगे या फिर पसंद करोगे 2 plus 5 plus 7 करना, राइट? आई एम जस्ट गिविंग यू टू डिफरेंट एग्जांपल्स टू शो कि कहां क्यों हम जो चीज करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो क्लियरली प्रॉब्लम सॉल्विंग विद सच नंबर्स इज नॉट इजी, इट इज डूएबल, कर तो सकते हैं, राइट? गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम वी कैन डू दिस, बट इट इज इनएफिशिएंट। और ये जो है इसको ऐड करना ज्यादा आसान है। तो अगर किसी तरह से हम इसको ऐसा बना ले तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। तो इसको ऐसा बनाने का एक तरीका निकाला गया, सुना ध्यान से। तरीका ये बोला गया, पाया ये गया कि क्यों ना हम ये ग्राम और केजी तो हमने बनाए हुए वेट है, राइट? ये हमने बनाए हुए मास की यूनिट है, दीज यूनिट्स आर मेड बाय अस। क्यों ना ऐसा कोई यूनिट बनाया जाए जो नेचर बता रहा है, ठीक है? जो नेचर बता रहा है ऐसा कोई यूनिट बनाते और फिर देखते हैं उस यूनिट से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये फायदे का रीजन क्या वो बाद में देखेंगे, बट क्या फायदा हो रहा है पहले वो समझते हैं। तो लोगों ने एक जबरदस्त यूनिट बनाया, सुनना ध्यान से। उन्होंने बोला कि एक काम करो, और ऐसा क्यों किया वो भी समझेंगे। कार्बन का एटम उठाओ, एक एटम, ठीक है? कार्बन का एक एटम उठाओ। ना कार्बन के एक एटम में, आई होप एवरीबडी नोज बाय नाउ दैट एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है? लेट मी टॉक अबाउट दैट अ लिटिल, क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में आने ही वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, बट वो कहानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कहानी सुनाता हूँ। किसी भी एटम को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है हमारे लेवल पे। एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम जनरली n से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को p से डिनोट करते हैं। और अगर मैं मास का बात करूं, राइट, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट सेम इज द मास। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट 1/1900 टाइम्स, आई एम नॉट गिविंग द एग्जैक्ट नंबर इज 1897, बट लगभग लगभग 1/1900 होता है ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, कि अगर न्यूट्रॉन का वेट 1900 केजी होता, राइट, है नहीं, अगर 1900 केजी होता तो इलेक्ट्रॉन का मास 1 केजी होता। दैट इज द डिफरेंस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एटम का अगर मैं मास का बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है, राइट? अगर मान लो किसी एक जगह पे 5 लोग खड़े हैं या 10 लोग खड़े हैं, 10 में से 5 मेन है, 5 वुमेन है, और साथ में 10 चिल्ड्रन भी खड़े हैं, बट मेन का जो मास है वो 1900 केजी है, वुमेन का भी 1900 केजी है, these are the protons and neutrons,
और चिल्ड्रन का वेट जो 1 kg है, और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इन सब का मिला के मास कितना है, तो सोचो जब जोड़ोगे तो इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। 10 बच्चे मिला के 10 kg बनाएंगे, जबकि यहाँ पे 10 लोग मिलके 1900 kg इंटू 10 होने वाला 19,000 kg आने वाला है। 19,000 kg में 10 जोड़ो या ना जोड़ो क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट? इट इज नेग्लिजिबल. So the mass of the electron is negligible compared to the mass of neutron and proton, which have almost the same mass. तो याद रखेंगे इस बात को कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग लगभग बराबर और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल. इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं किसी भी एटम का मास अगर मैं तौल सकता, अगर मैं किसी एटम का मास मेजर कर सकता, तो जो मास मुझे मेजर करके दिखता वो जनरली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही मास का सम होता. इस बात को आई होप इस एग्जांपल से समझ सकते हो. नाउ इफ यू लुक एट कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम के अंदर देयर आर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल जो होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो टोटल नंबर होता है, मास की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नंबर की बात कर रहा हूं, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर. और जो प्रोटॉन का नंबर होता है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर. अगेन दीज आर थिंग्स दैट यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर. घबराओ मत अगर लग रहा है कि कहीं और से किसी से कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसको रिलेट करना चाहता हूं, इसलिए अभी से थोड़ा सा बता के रख रहा हूं, क्योंकि ये सब बातें करेंगे तो नया नहीं लगना चाहिए. तो एटॉमिक नंबर किसे कहा गया? एटॉमिक नंबर इज सिंपली टोटल नंबर ऑफ, इनको नोट करते चलना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. और मास नंबर क्या किसे कहा गया? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो सोचो ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z इक्वल टू 6. एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट कर, और इसका मास नंबर जिसको A से डिनोट करेंगे ये हो जाएगा 12. तो इस कार्बन एटम को हम बोलते हैं C612 ऐसे, राइट? ये 6 दिखाता है एटॉमिक नंबर और ये 12 दिखाता है मास नंबर. वी आर गोइंग टू डू दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर, घबराना मत. तो अगर नेक्स्ट चैप्टर में, तो इस चैप्टर में क्यों बात कर रहे हैं? उसका कारण है, कारण ये है कि ये जो C612 एटम है, इसी एटम को बेस करके एक नया यूनिट बनाया जाएगा. ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट, which is basically simply another unit of mass. जैसे एक मास का यूनिट है ग्राम, एक है केजी, वैसे ही एक और नया यूनिट आ गया, आने वाला है एटॉमिक मास यूनिट. ठीक, यहां तक आई बिलीव चीजें क्लियर है. एक बार मैं रिपीट कर दूं फ्रेश. हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हमें एटम्स के मास के बारे में बात करना है. हमें दिखा कि अगर हम नॉर्मल हमारे ग्राम और किलोग्राम वाले यूनिट में बात करें तो जो नंबर आते हैं वो बड़े बिगड़े हुए नंबर आते हैं, ऐसे टाइप के नंबर आते हैं, राइट? या 10⁻⁻27 के जैसे बिगड़े हुए नंबर आते हैं. तो हमने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, इस यूनिट को थोड़ा सा चेंज करते हैं. और लोगों ने दिमाग लगाया, आफ्टर लॉट ऑफ हिस्ट्री दे कंक्लूडेड एंड फाउंड आउट कि अगर हम C12 एटम को, C612 वाले एटम को, राइट, जिसको हम कार्बन 12 एटम कहते हैं, C12 एटम, इस एटम को बेस करके अपना यूनिट बनाएंगे, तो जो मास दिखेगा या मास कैलकुलेट करके आएगा वो अच्छे अच्छे नंबर्स आते हैं. लेट्स सी हाउ एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन. हमने कहा सबसे पहले यूनिट बनाएंगे. इस यूनिट को बनाने से पहले मैं एक कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जांपल देने वाला हूं, और फिर मैं C12 के एग्जांपल पे आऊंगा, तो आई बिलीव यू विल गेट द होल पिक्चर. मान लो
तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 किड्स, ठीक है। इन 100 किड्स का तुमने हाइट मेजर किया, सबके अलग अलग हाइट थे, राइट। इस क्लास में एकदम भरे हुए हैं डिफरेंट हाइट वाले। ना अगर मैं तुम्हें इसका टेबल बनाने बोलता तो तुम्हारा टेबल कैसा दिखता, देखो। तुम लिखते यहाँ पे स्टूडेंट नेम और यहाँ पे लिखते उसका हाइट। तो स्टूडेंट नेम मान लो है ए, इसका हाइट आया कुछ से 2 फीट, राइट, या इंचेस में लिखते चलो, इसका हाइट आया कुछ से 4 इंचेस। फिर हमने देखा, मान लो कोई स्टूडेंट है बी, इसका हाइट आया से चलो इसको मैं थोड़ा सा और बिगाड़ता हूँ ताकि तुम बात को समझ सको। सो लेट्स से इसका हाइट आया लेट्स से 29, सॉरी, इसका हाइट आया लेट्स से 29, अरे इसे कैसे हो रहा है, ठीक, इसका हाइट आया 29.75 सेंटीमीटर लेट्स, ठीक है। फिर मैंने बी का हाइट मेजर किया, तो इसका हाइट आया 55.25 सेंटीमीटर। फिर मैंने सी का हाइट मेजर किया, तो इसका हाइट आया 4.25 सेंटीमीटर। फिर मैंने लेट्स से डी का हाइट मेजर किया, तो आया 51 सेंटीमीटर। इस तरह से 100 बच्चों का मैंने हाइट मेजर किया, राइट। तो देख सकते हो जो नंबर आ रहे हैं वो गंदे गंदे नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल ही गंदे गंदे नंबर, राइट। कोई 0.75, कोई 0.25, कोई कुछ ऐसा करके। बट एक शातिर दिमाग वाला आया और उसने कुछ रियलाइज किया। उसने बोला चलो इसका भी मैं नंबर थोड़ा सा चेंज करूं, सो दैट तुम डिविएट ना हो जाओ। लेट्स से इसका नंबर आया 63.75 सेंटीमीटर। एक शातिर दिमाग वाला आदमी आया और उसने कुछ नोट किया, उसने कुछ ध्यान से देखा। उसने ध्यान से ये देखा कि यार अगर सेंटीमीटर हमारा यूनिट है तो नंबर गंदे गंदे आ रहे हैं। बट इफ यू लुक क्लोजली इनफ देन यू विल फाइंड कि ये जो डी का हाइट है 51 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं, 51 को 51 सेंटीमीटर को 12 से डिवाइड कर दूं, तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 4.25 सेंटीमीटर। चेक कर लेना। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ही रियलाइजेस दैट 29.75, राइट, 29.75 को जब 4.5 से डिवाइड करोगे, 4.25 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 7। सिमिलरली 55.25 को अगर इसी 4.25 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 13। 63.75 को अगर इसी 4.25 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 15, राइट। तो इस बंदे ने बोला यार ये तो चमत्कार हो गया। और चमत्कार इसलिए क्योंकि ये जो तुम हाइट के साथ खेल रहे थे सेंटीमीटर में और गंदे गंदे नंबर आ रहे थे, चलो एक हम लोग दूसरा यूनिट बनाते हैं और इस यूनिट का को निकालने का तरीका होगा कि इस यूनिट का नाम रखते मान लो यूनिट, राइट। इस यूनिट का नाम रखेंगे यूनिट, और इस यूनिट का 1 यूनिट कैसे निकालेंगे कि जो भी डी का हाइट है उसको 12 से डिवाइड कर दो। सो वी विल टेक 1/12 द हाइट ऑफ डी और इसको कहेंगे 1 यूनिट, राइट।
और फिर किसी का भी अगर हाइट निकालना हो तो क्या करो, इस यूनिट के टर्म्स में उसको लिखो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हाइट इन न्यू यूनिट, हाइट इन न्यू यूनिट इज 7 यूनिट, 13 यूनिट, 15 यूनिट, और इसका हाइट हो जाएगा 12 यूनिट। कितने लोग समझे कि क्योंकि हाइट जो था उसका एक कॉमन फैक्टर छुपा हुआ था, इसीलिए जो रिवाइज्ड यूनिट में हाइट आया वो अच्छे सुडॉल नंबर आ गए, एकदम बढ़िया राउंड फिगर्स। कितने लोग ये बात एटलीस्ट देख पाए? ठीक। तो अब तुम खुद सोचो कि प्रैक्टिकली अगर मैं इस हाइट से काम करूं, राइट, इसका हाइट का कुछ भी नाम दे दूं, मैंने फिलहाल यूनिट नाम दिया, तुम कुछ भी नाम दे दो, लेट्स गिव दिस सम अदर नेम, लेट्स कॉल इट व्हाट, हु इज द फर्स्ट वन? अर्पित कुमार, अर्पित का पहला हाथ उठाया, लेट्स कॉल दिस अर्पित, राइट। अगर मैं इसका नाम अर्पित दे दूं तो अब हमारे लिए बातचीत करना ज्यादा आसान है, राइट। क्योंकि मैं अगर बोलूं कि एक बंदे का हाइट 7 अर्पित है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अर्पित एक यूनिट है और उसके हिसाब से वो 7 अर्पित, मान लो 1 अर्पित अगर इतना है तो 7 अर्पित इसका 7 गुना हो जाएगा, 13 अर्पित इसका 13 गुना हो जाएगा, 15 अर्पित इसका 15 गुना हो जाएगा, और 12 अर्पित इसका 12 गुना हो जाएगा, राइट। सो द सेम रियलाइजेशन हैपेंड इन एटम्स। लोगों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट मैथमेटिक्स किया, एंड देन दे फाउंड आउट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली कि अगर कार्बन 12 एटम को, राइट, ये किस कार्बन 12 का कोई स्पेशलिटी नहीं है, किसी भी एटम के साथ करते तो काम हो जाता, और ऐसा काम क्यों होगा वो भी समझ में आता है। कार्बन 12 के एक एटम को उन्होंने बोला, जैसे ठीक इसी तरह जैसे हमने अभी डी के हाइट को 12 से डिवाइड किया था, उन्होंने बोला कार्बन 12 के एटम का जो भी मास है, राइट, सो मास ऑफ C12 एटम जो भी है, इसको 12 से डिवाइड कर दो, ये एक नंबर निकल के आएगा। इस नंबर को आज से हम 1U कहेंगे, राइट। इसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। पहले हम लोग इसको AMU लिखते थे, AMU लिखते थे, आजकल इसको AM को हटा दिया गया, अब U से लिखते हैं, विच मीन्स द सेम थिंग। तो जैसे ग्राम है, जैसे केजी है, वैसे एक नया यूनिट आ गया U, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक उसी तरह से जैसे एक वहां पे नया यूनिट आया था अर्पित, ऑल्दो सेंटीमीटर एक हाइट था ऑलरेडी, बट अर्पित भी एक हाइट था, राइट। तो यहाँ पे आ गया 1U। 1U निकालने का तरीका क्या है कि कार्बन एटम का मास उठाओ, मास कैलकुलेट करो एक्सपेरिमेंटली, और उसको 12 से डिवाइड कर दो। ठीक, आई होप पहले तो ये बात समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं। तो इस बात को लिखो, पहले टॉपिक डालो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, कुछ भी लिखते हैं इसको, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये सारा एक ही मतलब है। जनरली इट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव इसलिए क्योंकि कार्बन से रिलेट कर रहे हैं इसको, राइट, रिलेटिव टू कार्बन निकाल रहे हैं। लिखो, since the actual masses of atoms are very very small, of the order of 10 to the power minus 24 grams or 10 to the power minus 27 kg, therefore the calculations with respect to these numbers become complicated. Therefore the calculations with respect to these numbers become calculations with respect to these numbers become complicated. To overcome this problem, it was required to define atomic masses. To overcome this problem, it was required to define atomic masses in such a way that we get simple numbers as masses of atom. To achieve this, C12 atom
ब्रैकेट में which has 6 protons and 6 neutrons, C12 atom. To achieve this, C12 atom was assigned an atomic mass of exactly 12 atomic mass unit और 12 U, राइट। ये U मतलब एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ये एक नया यूनिट आ गया, जैसा ग्राम है, जैसा किलोग्राम है, वैसा ही आज से U एक यूनिट है। और ये U यूनिट क्या कर रहा है, कैसे डिफाइन किया गया? बोला गया कि एक कार्बन का एटम लो, C12 एटम का, C12 इसलिए क्योंकि कार्बन का दूसरा फॉर्म भी होता है, राइट। देयर इज आल्सो C13 एटम, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने बोला C12 एटम उठाओ। वो एटम जिसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। एक और कार्बन एटम होता है जिसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, हमें फिलहाल उसकी बात नहीं करनी है। हम C12 एटम को उठा रहे हैं और इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो नंबर निकल के आया है, राइट, उसको हम 1U बोलेंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स आज से 1 एटॉमिक मास यूनिट is equal to 1/12 mass of 1 C12 एटम, राइट। तो अगर किसी कोई पूछे कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, तो क्या करोगे? एक कार्बन एटम, एक C12 एटम लोगे, उसका मास निकालोगे और उस मास को 12 से डिवाइड करोगे, कुछ नंबर आएगा, दैट नंबर विल बी इक्वल टू 1U। सो लेट्स डू दिस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली लिखते चलना साथ में। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट द मास ऑफ अ C12 एटम is equal to 1.9926 into 10 to the power minus 23 grams. Experimentally, it was found that the mass of a C12 atom is 1.9926 into 10 to the power minus 23 gram. Therefore, 1U will be equal to 1/12 of this mass, right? क्योंकि 1U का definition क्या दिया गया? 1U का definition दिया गया 1/12 of the mass of, तो हो जाएगा 1/12 multiplied by this number, mass of a C12 atom, यानी कि 1.9926 into 10 to the power minus 23 gram. If you calculate that, you will get that 1U is equal to 1.6605 into 10 to the power minus 24 gram. ये नंबर निकल गया था। तो जनरली जब हम लोग यूज करते हैं, रफली वी टेक 1U is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram for our calculation, which is also equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. तो ये नंबर ध्यान रखोगे, right? This is like saying 60 seconds equal to 1 minute, right? या 1 minute equal to 60 second, right? तो किसी भी यूनिट से अगर दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, right? जैसे you all know that 1 feet is equal to 12 inches, right? तो अगर मुझे फीट से इंचेस में कन्वर्ट करना है या इंचेस से फीट में कन्वर्ट करना है तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर मुझे मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है या सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से अगर मुझे यू से ग्राम में कन्वर्ट करना है या ग्राम से यू में कन्वर्ट करना है तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यू और ग्राम याद रखना, दोनों ही यूनिट ऑफ मास है। जैसे कल को मैं तुम्हें बोलूं कि 1 kg शुगर लेके आओ, या मैं बोलूं 1000 ग्राम शुगर लेके आओ, या मैं इसी को कैलकुलेट कर लूं और यू में कुछ निकालूं और मैं बोलूं इतना यू शुगर लेके आओ, बात बराबर होगा। दिस विल बी अ ह्यूज नंबर, सम 10 to the power 20 समथिंग नंबर आएगा, 24 के रेंज में नंबर आएगा, बट इसका मतलब सेम होगा, राइट? 1 kg 1000 ग्राम और इतना यू मीन्स द सेम थिंग। जो भी ये नंबर निकल के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नंबर राइट नाउ, बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि यू इज सिंपली अनदर यूनिट ऑफ मास, जिसको हम लोग किसके मास को कैलकुलेट करने में काम में लाएंगे? एटम के मास। क्यों ऐसा? क्योंकि एटम का मास इतना छोटा था कि इतना बड़ा यूनिट, ग्राम और किलोग्राम बहुत बड़ा यूनिट होता था, इसलिए नंबर छोटे आते थे, तो हमने यूनिट को ही छोटा कर दिया। देखो कितना छोटा यूनिट है, एक यूनिट जो है वो 10 to the power minus 24 ग्राम के बराबर। ठीक,
अब सवाल है कि इससे फायदा क्या हुआ? ठीक है, तुमने 1U बना लिया, तो फायदा बिल्कुल वही होगा जो फायदा हमें उस, हमने क्लास को मिटा दिया, उस क्लास के हाइट में हुआ था। याद करो, सबका हाइट पॉइंट में आ रहा था, समथिंग समथिंग समथिंग, और जैसे ही हमने यूनिट चेंज किया, जैसे ही हमने अर्पित को यूनिट बना लिया, तो हमारे नंबर 7, 12, 13 ऐसे अच्छे आने लगे, राइट? एंड नाउ यू विल बी एबल टू रिलेट वेरी क्विकली कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट लेट्स क्विकली सी कि ये करने से एटॉमिक मासेस कैसे कैसे चेंज हो। सो लेट मी टेक द नेक्स्ट वन फॉर यू। आई डोंट हैव, अच्छा एक और होना चाहिए था यहाँ पे। तो ये हुआ उसका फायदा। ब्रिलियंट, मास्टर स्ट्रोक एकदम, देख सकते हो, राइट? हाइड्रोजन का इतना खतरनाक नंबर आया था, राइट? दिस वाज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली अगर हीलियम का देखते तो इससे भी बदतर कुछ आता, कार्बन का उससे बदतर कुछ आता, नाइट्रोजन का उससे बदतर कुछ आता। एंड नाउ वंस यू टेक दिस एज वन यूनिट, 1U, तो देख सकते हो सुंदर सुंदर नंबर आ गए। हाइड्रोजन का आ गया 1U, कार्बन का आ गया 12U, नाइट्रोजन का आ गया 14U, ऑक्सीजन का आ गया 16U, एंड सो ऑन। नाउ वर्ड ऑफ कॉशन, रियलिटी में नंबर्स इतने सुंदर नहीं है, नंबर के साथ कुछ कुछ डेसिमल पॉइंट भी होता है, बट उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना मिनिमम होता है, वो इतना छोटा होता है कि हम ये नंबर से भी काम करें तो हमारे लिए मोटा मोटी प्रैक्टिकल यूज के लिए कैलकुलेशन सही बैठ जाएगा। ठीक, तो अगर कहीं पे आगे चल के देख लो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.0001 U दिया हुआ है, तो घबरा मत जाना कि ये कहाँ से आ गया, राइट? एक्चुअली में होता है, बट फॉर अस ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये हमारे बहुत काम का चीज है। ना, दो बातें इसमें, एक तो तुम्हें ये नंबर्स याद होने चाहिए, राइट? केमिस्ट्री में थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं। बट सेकेंड इज दैट these numbers are very easy to remember because they are part of some other number, or they are some other number जो कि तुम फिर से नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हो। याद करो, अभी अभी मैंने बात किया था एटॉमिक नंबर और मास नंबर का, राइट? जहां पे मैंने बोला था एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर नहीं रे, नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नाउ यू विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट चैप्टर कि ये जो नंबर्स हैं, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, ये 23 हो गया, राइट? यू के अलावा, यू को अगर हटा दो तो जो नंबर बचता है, वो नंबर एक्चुअली उस एलिमेंट का या उस एटम का मास नंबर भी है, राइट? यानी कि ऑक्सीजन में कितना, अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, तो तुम्हारा आंसर 16 होगा। अगर मैं पूछूं एल्यूमिनियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एक एल्यूमिनियम के एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आंसर है 27, राइट? दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो मास नंबर है एटम का, वही उसका एटॉमिक मास के इसमें आता है, यही नंबर है वो। नाउ क्वेश्चन कुड भी ऐसा क्यों आ रहा है, राइट? और अब चीजों को तुम रिलेट कर पाओगे। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, कि आखिर किसने ऐसा क्यों सोचा कि 1/12 कार्बन एटम के मास को 1/12 कर दो तो ऐसा काम हो जाएगा, राइट? कहां से ये आइडिया आया होगा, राइट? क्यों ऐसा, या ऐसा काम कैसे कर रहा होगा, तो सुनना ध्यान से। याद करो, अभी अभी मैंने बोला था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है। मान लो इसका मास है m और इसका मास भी है m, राइट? m ग्राम्स लेट्स से। तो सोचो, अगर मैं एक कार्बन का एटम ले लूं, C12 एटम, तो इस एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो क्लियरली 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 6 प्रोटॉन का मास हो जाएगा 6m, राइट? एक प्रोटॉन का मास अगर m था, तो 6 का हो जाएगा 6m, और 6 न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 6m। तो पूरे कार्बन एटम का कितना मास हो जाएगा? 12m।
बहुत अच्छी बात है। पूरे कार्बन एटम का मास आ गया 12 m ग्राम्स। ध्यान से सुनना मेरी बात। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का अगर मैं मास पूछूं, राइट, तो कितना हो जाएगा? तो देखो, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है तो उसका मास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई m, और 8 न्यूट्रॉन है उसका मास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई n। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 16, सॉरी m। तो टोटल मास हो जाएगा 16 m। सो यू कैन सी कि अगर मैं 1u इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई ये कर दूं 12m, तो 1u किसके बराबर हो गया? 1m के बराबर हो गया। यानी कि 1u इज रफली इक्वल टू द मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इसीलिए ऑक्सीजन का देख मास कितना आ गया? 16m आ गया, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 16 है। दैट इज वाई इट वर्क्स सो ब्यूटीफुली। राइट, बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक। थोड़ा सा इस पे सोचोगे तो बहुत मजा आएगा कि अच्छा, बहुत जबरदस्त सोचा किसी ने कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास अगर सेम है, सिमिलर है, अगर उसका मास mm है, तो कोई भी चीज क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बना है, तो इट विल ऑलवेज बी समथिंग मल्टीप्लाइड बाय m। यू टेक एनीथिंग, राइट। मान लो जैसे फास्फोरस ले लूं, राइट। फास्फोरस में देयर आर 15 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स। बट जब मैं मास कैलकुलेट करूंगा तो मास क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई m विच इज मास ऑफ अ प्रोटॉन, प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई m विच इज इक्वल टू 31m। बट 1m को ही तो मैं u बोल रहा हूं, राइट। 1m को ही तो मैं u बोल रहा हूं, तो इसका मास कितना आ जाएगा? इसका मास 31u आ जाएगा, इसलिए 31u। now that we have established the fact that 1u is simply equal to mass of 1 proton, or which is also equal to mass of 1 neutron approximately, right? These are approximate values. हालांकि 1u का डेफिनेशन जो है वो 1/12 कार्बन एटम ही है, बट रफली इसके बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम बोल सकते हैं कि 1u is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। हालांकि हम लोग ये बात यहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुके थे, राइट। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के भी बराबर हो जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर भी हो जाता है। ठीक। सीखने वाली बात क्या सीखें? व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस लास्ट 10 मिनट्स डिस्कशन? टेक अवे ये है कि हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, राइट, क्लोरीन ले लो। हालांकि क्लोरीन की कहानी थोड़ी सी अलग है, तो हम लोग इस पे बाद में चर्चा करेंगे। कार्बन ले लो। अगर मैं इसका एक एटम ले पाता, राइट, इफ आई टेक वन एटम of each of these and if I was able to measure their mass, तो नंबर कुछ आता मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 24 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 24 ग्राम, 10 to the power minus 23 ग्राम, ऐसे ऐसे नंबर आते। और यहाँ भी नंबर्स वियर्ड आते, बहुत डेसिमल में नंबर आते। फिर किसने सोचा कि यार, हालांकि सोचा जब गया था तो अलग तरीके से, बट अब मैं तुम्हें बताने के लिए बता रहा हूं कि ये सब जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही बन रहे हैं, राइट। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, राइट। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसी तरह से इनमें भी 6 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन होता है। तो अगर सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बने हुए हैं और नेचर ने एक अच्छा काम किया कि मास ऑफ अ प्रोटॉन और मास ऑफ अ न्यूट्रॉन रफली बराबर है, जिसको मैं मास m से डिनोट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये जो भी मास आया है, दिस इज सिंपली एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन है, राइट। सो इसका जो मास, ये जो भी मास आया है, दिस शुड बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू m। ये जो भी नंबर आया है, दिस शुड बी इक्वल टू 4
multiplied by mass of a proton, ये m. This should be equal to 16 multiplied by m. This should be equal to 12 multiplied by m and so on. तो देख सकते हो ये सब m के मल्टीपल्स में आ रहे हैं. तो किसी बड़े आदमी ने सोचा कि बॉस एक काम करो, ये जो कार्बन है इसका मास 12 m है, इस कार्बन एटम को 12 से डिवाइड कर दो तो हमें m मिल जाएगा, राइट. और इस m को नाम क्या दे दिया गया? इस m को नाम दे दिया गया 1u. और एक बार 1u निकल गया जिसका वैल्यू रफली 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स आया, फिर समझ में आ गया कि अगर 1u और 1m बराबर है तो इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास 12u हो जाएगा, इसका मास 1u हो जाएगा, m के बदले u आ जाएगा, इसका 4u हो जाएगा, इसका 16u हो जाएगा. इसका मतलब अगर मुझे किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता है तो मैं डायरेक्टली u लिख सकता हूं कि इसका u में कितना आएगा. इसका मतलब अगला टारगेट मेरा होना चाहिए कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन से और कितने न्यूट्रॉन से ये हम याद कर लें. तो योर टारगेट शुड बी कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स फाइंड आउट देयर एटॉमिक नंबर्स, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, एंड फाइंड आउट देयर मास नंबर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है. You will find this in the periodic table. मैं भेज दूंगा चाहिए तो periodic table यहाँ तो होगा भी शायद, लिखा था कहीं ना कहीं somewhere chemistry 9 में नहीं, टेंथ में anyway. So ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैं तुम्हें भेज दूंगा. सो यू विल हैव टू गो, ये शायद है भी, ठीक है. तो ये एटॉमिक नंबर बता रहा है, इसी तरह से मास नंबर का भी होना चाहिए कहीं. चलो कोई बात नहीं, भेज दूंगा इसको. इट विल बी समवेयर, या तो तुम नेट पे भी सर्च मार लोगे तो तुम्हें मिल ही जाएगा. Anyways, I'm going to send it to you later on. ठीक. तो तुम्हें हर एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पता होना चाहिए. मास नंबर पता होने का फायदा क्या है कि इसी मास नंबर के बगल में u बिठा दो तो तुम्हें उसका मास मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, राइट. सो इफ यू लुक एट दैट टेबल यू विल फाइंड कि जैसे ऑक्सीजन का मास नंबर 16 मिलेगा, राइट. मैग्नीशियम का मास नंबर 24 मिलेगा, एल्यूमिनियम का मास नंबर 27 मिलेगा, एंड सो. Now you should be surprised to see these two numbers, copper and chlorine. Now I'm not going to get into the details of this, but why should you be surprised, थोड़ा उसके बात कर लेते, राइट. अभी मैंने बोला कि अगर किसी का नंबर ऑफ एटॉमिक मास देखना है तो क्या देखना पड़ेगा?
कि उसमें कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, इन दोनों को ऐड कर दो और इसके बगल में यू लगा दो, राइट। जैसे फास्फोरस के केस में 15 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन, बगल में यू लगा दो। तो सोचो अगर किसी का मास इतना आया 35.5, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब किया गया तो आंसर डेसिमल में आया। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या तो एक प्रोटॉन होगा, दो प्रोटॉन होगा, तीन प्रोटॉन होगा, कभी आधा प्रोटॉन नहीं हो सकता। सिमिलरली कोई आधा न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, राइट। तो फिर ये नंबर कहां से आ गया, राइट, हाउ इज दिस। तो इसका कहानी बताने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें आइसोटोप्स समझने पड़ेंगे, राइट। विच इज बेसिकली, मैं थोड़ा सा सिर्फ हिंट दे दूं ताकि जब हम आगे बात करें तो तुम्हें ध्यान रहे कि नेचर में दो तरह के एटम्स मिलते हैं कभी कभी एक ही एलिमेंट का। जैसे कार्बन के केस में मैंने तुम्हें बोला कि एक होता है C12 और एक होता है C13, इनफैक्ट एक C14 भी होता है, राइट। 2 3 4 तरह के मिल सकते हैं, राइट। तो अगर 2 3 4 तरह के मिल रहे हैं तो इसका अगर मैं एटॉमिक मास पूछता तो तुम 12U बोलते, इसका पूछता तो 13U बोलते, इसका पूछता तो 14U बोलते। तो अगर मैं तुम्हें 12 13 14 कुछ ना बोलूं और मैं बोलूं कार्बन का बताओ, तो तुम किसका बताते। तो बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका एवरेज ले लेते, राइट। और वो एवरेज किस तरह से लेते हैं, वो एक कैलकुलेशन है, इट्स वेटेड एवरेज ऑफ द परसेंटेजेस फाउंड इन नेचर, जिसकी चर्चा हम लोग जब वहां पे पहुंचेंगे तब करेंगे। बट फिलहाल समझना कि क्योंकि 2 3 तरह का होता है, राइट, क्लोरीन के केस में 2 तरह का होता है, टू इनको आइसोटोप्स कहते हैं, राइट। तो 2 3 आइसोटोप्स होते हैं जिसकी वजह से उनका एवरेज किया था। जब एवरेज करते हो तो फिर ये पॉइंट निकल के आता है, डेसिमल निकल के आता है, ठीक है। तो घबरा मत जाना ये देख के कि ये डेसिमल कहां से आ गया। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू क्विकली डिस्कस इज कि ये जो सिंबल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, जैसे कार्बन का सिंबल है C, जैसे ऑक्सीजन का सिंबल है O। तो अगर मैं कहीं पे O लिख दूं, राइट, तो ये O क्या सिग्निफाई करेगा, इस O का क्या मीनिंग होगा। हम और तुम इस बात पे एग्री करेंगे कि अगर मैं कहीं पे O लिख दूं, ये O क्या मीन करता है, ठीक है। ऑल्दो आई एम गोइंग टू सेंड द टेक्स्ट टू यू, बट हियर इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। सिंबल जो है वो 4 चीजें, इन केस ऑफ एटम्स 4 चीजें बताता है, 4 चीजें रिप्रेजेंट करता है। पहला चीज ये बताता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे जैसे मैं O लिखूं तो तुम्हें पता चल गया कि ये ऑक्सीजन है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट। सेकेंड, it represents one atom of the element, यानी कि अगर मैं कहीं O लिख दूं तो इसका मतलब होगा कि मैं कितने एटम्स के बारे में बात कर रहा हूं, एक एटम के बारे में बात कर रहा हूं, वन एटम, राइट। अगर मैं कहीं पे O लिख दूं इसका मतलब इट इज वन एटम ऑफ O। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं कहीं लिखूं, ऑल्दो जो मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं इसका कोई मीनिंग नहीं है, सच में नहीं होता है, बट अगर मान लो मैं ऐसा लिखता कि H, या ऐसा चल जो होता है उसको लिखता हूं, मान लो मैं लिखूं Mg plus O gives MgO, राइट। दिस सिंपली मीन्स कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। ये कंपाउंड है। तो इस इक्वेशन में ये O क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये O रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द एलिमेंट, दैट इज इट इज एन ऑक्सीजन, इट इज ऑक्सीजन एलिमेंट। और दूसरा इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन। तो अगर मैं एटम के टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये टर्म्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर मैं एटम्स के टर्म्स में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि एक Mg का एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करता है और एक MgO बनाता है, राइट। सो इट रिप्रेजेंट्स वन एटम। अगर मैं कहीं पे O लिख दूं इक्वेशन में तो इट रिप्रेजेंट्स वन एटम। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, it also represents one mole
of the element or atom, 1 mole of atoms. 1 mole जो है एक नंबर है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट की तरह, बट राइट नाउ 1 mole is simply a number which is equal to 6.022 into 10 to the power 23. बहुत बड़ा नंबर है, राइट? सो इट इज सिंपली अ नंबर. ये एक ऐसा नंबर है जिसको एक नाम दिया गया है, राइट? ठीक उसी तरह से जैसे एक नंबर है 12, इसको एक नाम दिया गया है डजन, राइट? सो डजन इज अ नेम गिवन टू अ नंबर. उसी तरह से मोल जो है वो भी एक इज अ नेम गिवन टू अ नंबर, और नंबर कितना है? नंबर है 6.022 into 10 to the power 23. ना ये नंबर क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये यहाँ पे कहां से आ गया, ये सारी बातें जब हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. बट राइट नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिखूं, तो एक तो हमने बोला कि अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एटम्स पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब है 1 atom of magnesium reacts with 1 atom of oxygen to give 1 molecule of MgO. Although 1 atom of oxygen ऐसा नहीं होता, घबराना मत, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बना रहा हूं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है. बट मैं बोल रहा हूं अगर मैं ऐसा इक्वेशन लिख पाता, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1 mg का एटम रिएक्ट्स विद 1 ऑक्सीजन का एटम टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ MgO. अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे एटम के टर्म्स में बात नहीं करके अगर मुझे मोल के टर्म्स में बात करना होता, तो यही चीज मैं मोल के टर्म्स में लिख सकता हूं कि इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम्स reacts with 1 mole of oxygen atom to give 1 moles of MgO, right? क्योंकि अगर एक एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इतने एटम कितने एटम के साथ रिएक्ट करेंगे? इतने एटम के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट? सो O अगर मैं कहीं पे लिख दूं, तो O का मतलब एक एटम भी हो सकता है और O का मतलब एक मोल ऑफ एटम्स भी हो सकता है. दोनों रिप्रेजेंट कर सकता है, दोनों एक ही टाइम पे रिप्रेजेंट करेगा, राइट? तुम कैसे पढ़ रहे हो तुम्हारे ऊपर है. अगर तुम पढ़ रहे हो कि एक एटम मैग्नीशियम का रिएक्ट कर रहा है, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि एक एटम ऑक्सीजन का भी है. अगर तुम बोल रहे हो एक मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम रिएक्ट कर रहा है, तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम भी होगा. ठीक? आई बिलीव नॉट मेक सेंस. थर्ड, सॉरी, फोर्थ, it also represents a definite mass of the element which is equal to the mass expressed, sorry, which is equal to the atomic mass expressed in grams, which is equal to the atomic mass expressed in grams. Now ये जो दोनों है ना, ये दोनों भारी भरकम मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, इसीलिए अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बट जब मोल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो फिर से इनकी चर्चा होगी. अभी सिर्फ ये समझ लो कि जब मैं O लिख रहा हूं, राइट, या कोई भी एटम लिख रहा हूं, राइट, लेट्स से मैं आई राइट सोडियम Na, राइट, आई राइट Na प्लस समथिंग इक्वल गिव समथिंग. तो जब मैं Na लिख रहा हूं, तो Na का मतलब क्या क्या होगा? पहला तो Na का मतलब होगा कि मैं सोडियम का बात कर रहा हूं, राइट, ये वाला हो गया कि रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द एलिमेंट. फिर अगर मैं एटम के टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने सिर्फ Na लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1 एटम ऑफ सोडियम. अगर मैं मोल के टर्म्स में बात कर रहा हूं, तो इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ सोडियम. ये दोनों बातें हो गई. अब चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि Na जो है ये सिर्फ नंबर नहीं बताता, जैसे यहाँ पे एक एटम था, यहाँ पे इतना एटम्स था, ये एटम का एक स्पेसिफिक मास भी बताता है. और वो मास कितना है? वो मास है एटॉमिक मास यूनिट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. जैसे अगर ध्यान से देखो, सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट इज 23. आई होप यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ, देखो, राइट. तो सोडियम का एटॉमिक वेट इज 23U, राइट. तो अगर मैं इस सिर्फ 23 नंबर को उठा लूं और इसके सामने ग्राम्स लगा दूं, राइट, तो जब मैं Na लिख रहा हूं, तो दिस Na will also represent 23 grams of sodium atoms. ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसकी चिंता भी मत करना. जब हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर से रिविजिट करेंगे, देन इट विल मेक मच मोर सेंस.
राइट नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट? लेट मी क्विकली टेक वन मोर एग्जांपल बिफोर आई एंड दिस। जैसे मान लो अगर मैं कार्बन का बात करूं, ठीक है, अगर मैंने सी लिख दिया तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहला ये बता रहा है कि ये कार्बन का कार्बन एलिमेंट है। दूसरा ये बता रहा है कि इट इज वन एटम ऑफ कार्बन, इट कैन रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ कार्बन। तीसरा, इट कैन रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि 6.022 into 10 to the power 23 कार्बन एटम्स। एंड फाइनली इट विल रिप्रेजेंट एटॉमिक मास यूनिट के बराबर ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट, इसका जो एटॉमिक मास था ये था 12 ग्राम, 12 U, राइट? कार्बन का अगर देखो, कार्बन का वेट इज 12 U, तो U को निकाल के अगर मैं ग्राम लिख दूं, राइट, तो C लिखने का मतलब है इट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम्स। ना ये क्या है, ये क्या है, कहां से आ रहा है, इसकी चिंता फिलहाल मत करना, बट ये ऐसा रिप्रेजेंट करता है, इस बात को समझना। विच मीन्स व्हाट एम आई सेइंग, सुना ध्यान से, व्हाट एम आई सेइंग, मैं बोल रहा हूं अगर मैंने ऐसा एक इक्वेशन लिखा C+O2 इज इक्वल टू गिव CO2, मान लो, है ना, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। मैं पूछूं कि ये C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम। अगर तुम एटम के टर्म्स में बात कर रहे हो और मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात कर रहे हो तो दिस मीन्स दैट वन एटम ऑफ कार्बन is reacting with one molecule of oxygen to give one molecule of carbon dioxide. But अगर तुम moles के terms में बात कर रहे हो, then it will read that one mole, यानी कि 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon is reacting with one mole of oxygen molecule to give one mole of carbon dioxide. And finally, it will also mean that 12 grams of carbon is reacting with a certain amount of oxygen, ये डिपेंड करेगा अगेन कि इसका कितना है, जैसे इस केस में 32 ग्राम्स हो जाएगा, टू गिव 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों नंबर कहां से हैं, ये अगेन मोल कंसेप्ट जब पढ़ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, राइट? तो ये सी लिखने का मतलब, ये सी जो है ये चार चीजें बता रहा है या चार चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक, एलिमेंट कौन सा है, दूसरा, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, तीसरा, वन मोल ऑफ दैट एलिमेंट, और चौथा, एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक, इन चार चीजों को सिर्फ ध्यान में रखें।